कोई भी रिएक्शन होता कैसे है। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर स्लो चल रहे होते हैं और बस थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने से बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। वेलकम टू द साइलेंस वाउल्ट। माय नेम इज मोहम्मद नाजिम बट यू कैन कॉल मी नाज एंड दिस इज द डे 22nd। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। और अगर आज की बात की जाए तो आज हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन को स्टार्ट करने वाले हैं और कैटलिस्ट को भी शुरू करेंगे और खत्म भी कर देंगे भाई। तो देखते हैं कितना मिनट का वीडियो होगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में एक भाई साहब ने कहा था कि हर टॉपिक के बाद उसका PYQ सॉल्व किया कीजिए, बताया कीजिए कैसे करना है और उसका पैटर्न भी बताया कीजिए और उसी पैटर्न पर एक दो क्वेश्चन भी दे दिया करिए जो जिसको करने के बाद एक वो होता है ना, वो सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो चलिए आज से वैसे ही करेंगे भाई। पहले टॉपिक को पढ़ेंगे और उसके बाद उसका PYQ एक दो हम कर लेंगे और आपको उसी पैटर्न पर आपको दे देंगे करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कोई भी रिएक्शन होता कैसे है, या फिर कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर स्लो चल रहे होते हैं और बस थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने से बहुत ज्यादा फास्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसको समझते हैं। जैसे कोई ये मेरे पास कुछ है, ये इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर, और अगर रियल मेरे पास ये कोई है तो फिर ये मूव करता है और मूव करने की वजह से कभी ये इससे टकरा जाता है, फिर ये आगे कहता है मेरे भाई से कैसे टकरा गया, इससे ये इससे टकरा गया, ये बोलता है ये मेरे भाई से कैसे टकरा गया, ये इससे टकरा गया। ऐसे टकराते टकराते ना कोलिजन होता है। टकराने का नाम ही कोलिजन है और कोलिजन होने की वजह से इन सब के अंदर एनर्जी आ जाती है और इनका एनर्जी जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी से ज्यादा हो जाता है तब ये प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देता है और उसी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। जैसे कि एक मॉलिक्यूल इसमें से निकाल लेते हैं और उससे पूछते हैं भाई आपका कितना एनर्जी है, तो ये बोला कि मेरे पास 20 एनर्जी है। और ये पूछ रहा है कि आपको कितना एनर्जी चाहिए कि आप वो थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो एनर्जी बैरियर है, उसको पहुंच सके। तो ये बोल रहा है 20 एनर्जी हमको चाहिए। कि जो 20 एनर्जी है तो कितना हो जाएगा? टोटल 40 एनर्जी हो जाएगा। तो जो 20 है ये एक्टिवेशन एनर्जी है जिसको EA से बताते हैं, और ये जो 40 है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। थ्रेशोल्ड ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आएगा, तब भी एक ग्राफ से कोशिश करते हैं समझने की। जैसे कि मैंने एक ग्राफ बनाया है, मतलब अभी बना रहा हूं, ये पोटेंशियल एनर्जी का है, ठीक है। और इधर है क्या बोलते हैं इसको, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिख दिया। इसका जब ग्राफ बनाते हैं ना तो कुछ मैंने ऐसा बना दिया। ये रिएक्टेंट का एनर्जी है, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट का, और ये पोटेंशियल एनर्जी प्रोडक्ट का। तो एक यहां तक अगर आपको पहुंचना है उसके बाद ही आप प्रोडक्ट बनाना शुरू करेंगे। तो इसी एनर्जी का नाम थ्रेशोल्ड एनर्जी है। यहां से लेकर के यहां तक का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। और यहां एक रिएक्टेंट पर हुआ है, उस वक्त इसको कितना एनर्जी चाहिए ताकि वो इस बड़ा सा पहाड़ को चढ़ सके, इसी का नाम EA है, जिसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और जो इस बैरियर को पार कर पाएगा वही प्रोडक्ट बनाएगा। तो आर्हेनियस साहब जो है वो जो कहे हैं वही इसी बात को कह रहे हैं कि रेट कांस्टेंट के EA पर और टाइम पर कैसे डिपेंड करता है, उसी के लिए इक्वेशन दिए हैं। और ये सिर्फ कोलिजन पर ही डिपेंड नहीं करता है बल्कि इफेक्टिव कोलिजन, जैसे कि ये सब कोलिजन किया, एनर्जी बढ़ गया तो सबका बढ़ा हुआ कुछ ना कुछ एनर्जी, तो सभी लोग का प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सिर्फ उसी का बनेगा जो
थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार कर पाएगा, जो इस पहाड़ को चढ़ पाएगा। तो आर्हेनियस साहब ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि के है और ये डिपेंड करता है इस तरीके से। एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर पर इस तरीके से डिपेंड करता है। और यहाँ पर जो ये ए है, ये दर्शाता है किस चीज को, वो इफेक्टिव कोलिजन को। इफेक्टिव कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। और ये जो टर्म है ना इतना बड़ा सा, ये किस चीज को शो करता है, ये शो करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो कि इस बड़े से पहाड़ को चढ़ पाएगा, मतलब एक्टिव ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार कर पाएगा। इसको क्या लिखते हैं यहाँ पर, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हु जो ना इस पहाड़ को चढ़ पाएगा, हु कैन, चल समझ रहा ना भाई, इसको चढ़ पाएगा, ठीक है, वही है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हु हैव मोर एनर्जी विच हैज, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, आपको जो सही लगेगा वही कर लेना, विच हैज मोर एनर्जी देन, मोर देन और इक्वल टू, ठीक है, मोर देन और इक्वल टू, आप मेरे से बढ़िया लिख सकते हैं, मुझे मालूम है, इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो ये जो है ना, इसी का नाम एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी। और बाकी सब तो पता है ना भाई आपको, ये आर गैस कांस्टेंट है और ये टेम्परेचर है और ये रेट कांस्टेंट है। और अगर आपको रेट कांस्टेंट मिल जाता है तो आप किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन का आप रेट लॉ लिख सकते हैं। उसका अगर ऑर्डर मालूम चल गया तो जैसे फर्स्ट ऑर्डर है तो के कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए हो जाएगा, 0th ऑर्डर है तो उसका के ही रहेगा, सेकंड ऑर्डर है तो के कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 हो जाएगा। तो लफड़ा के ही में था, पहले लफड़ा तो एन का था, ऑर्डर का था। तो ऑर्डर वाले के लिए हम लोगों ने पहला वीडियो और दूसरा वीडियो सब उसी का कुछ था, तो इसी पे हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया। और ये जो है ये के ऊपर है और के से हमको मालूम चल रहा है कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इसके पार करेगा और ये इफेक्टिव कोलिजन कितना होगा, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता था। तो ये आर्हेनियस साहब ने ये क्वेश्चन दिया है के निकालने के लिए, और ये क्वेश्चन मिल गया है। तो एक और काम करते हैं कि के और टी का ना ग्राफ बना लेते हैं। जैसे कि अगर टी को मैंने क्या किया ना, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ऐसा करके, टी को मैंने इनफाइनाइट की तरफ रेज कर दिया तो के किस तरफ जाएगा भाई, टी को मैंने बहुत ज्यादा बना दिया तो ये के को इधर ऐसे कर लेते हैं, के क्या हो जाएगा ए, और ई की पावर माइनस है तो नीचे माने के बाद ई की पावर प्लस हो जाएगा, ई ए बाई आर टी, ई ए नीचे लिखा हो, ठीक है। तो टेम्परेचर को मैंने इन्फिनिटी की तरफ रेज कर दिया है, लगभग ये ए क्या हो जाएगा भाई, ये 0 की तरफ रेज करेगा तो ई की पावर 0 की तरफ रेज करेगा तो ई लगभग कितना हो जाएगा, लगभग ई की पावर 0 क्या हो जाएगा, लगभग 1 हो जाएगा। तो ये नीचे में 1 तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू ए की तरफ हो जाएगा अगर ये ऐसा होगा तो। और अगर टेम्परेचर 0 की तरफ रेज मतलब 0 की तरफ जाएगा तो के किस तरफ जाएगा भाई, टी को 0 की तरफ लेके गया तो ये लगभग ई लगभग इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा भाई, और ई की पावर इनफाइनाइट ये भी इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। और जब ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो ये ए किस तरफ जाएगा भाई, ये 0 की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये नीचे में 1 बाई बहुत बड़ा नंबर, सोचो यार बहुत बड़ा नंबर, लगभग वो 0 की तरफ ही जाता है ना, तो के भी 0 की तरफ जाएगा। तो के वर्सेस टी का ग्राफ बनाते हैं तो वो कुछ इस प्रकार बनता है, के देखते हैं कैसा बनता, ये के और ये टी का ग्राफ है, ठीक है। कि यहाँ पर तो दोनों 0 से 0 रहता, फिर उसके बाद ऐसे उठता है हल्का सा, फिर ऐसे हो करके यहाँ पर आकर ऐसे, फिर उसके बाद जब टाइम बीतता चला जाएगा लेकिन इसका कांस्टेंट ही रहेगा। तो आप बताइए, टाइम इन्फिनिटी की तरफ जाता रहेगा लेकिन के का वैल्यू इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और आप बताएंगे कि ये के का वैल्यू क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं, आपको बता देना चाहिए यार, क्योंकि जब के की तरफ वैल्यू टी इनफाइनाइट की तरफ जाता तो इधर बताए ना भाई, जब जाता तो के का वैल्यू ए की तरफ जाता, लेकिन के का वैल्यू ए से ज्यादा नहीं हो पाएगा। इसी वजह से यहाँ पर जो मैक्सिमम के का वैल्यू होगा वो ए ही होगा और यहाँ पर 0 रहेगा। तो यही ग्राफ भाई
के वर्सेस टी का ग्राफ। और कई बार ऐसा होता है ना कि जेई के एग्जाम के अंदर, मतलब जेई का क्वेश्चन, अगर जेई का पीवाईक्यू आप अगर आप देखें, अभी आपको दिखाएंगे इस केस के बाद बहुत सारा पीवाईक्यू आपको दिखाएंगे, मतलब दिखाएंगे नहीं, मतलब सॉल्व करने के देंगे, अभी भी करेंगे भी। तो वो ग्राफ जो है ना कुछ इस प्रकार होगा। पहले देखते हैं के का, पहले ये लिखते हैं, दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए या फिर एलन ले लेते हैं। अभी एलन लेने के बाद क्या हो जाएगा भाई, एलन इधर ले लिया, एलन इधर भी ले लिया, तो एलन ऑफ दिस तो क्या हो जाएगा, एलन ऑफ के इज इक्वल टू एलन ऑफ, ये प्रोडक्ट में बदल जाता है आपको मैथ्स का, मैथ्स क्या भाई ये भी बाहर आ जाता है, फिर उसके बाद ये ई ए बाई आर टी हो जाता है। तो इसका ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अक्सर यही ग्राफ आया। फिर इसके बाद अगर एलन से हटा करके लॉग में ले आए तो लॉग के इज इक्वल टू यहाँ पर 2.303 हो जाएगा, इधर भी लॉग को इधर 2.303 आ जाएगा, और लॉग ऑफ ए आ जाएगा माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी हो जाएगा। और हर तरफ अगर 2.303 से डिवाइड कर दे दोनों तरफ, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की तब भी, तो लॉग ए माइनस ऑफ ई ए अपॉन में 2.303 आर, इसको ऐसे रखते हैं, और 1/t ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं यार, क्यों ऐसा क्यों बोलता है यार, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाना है। एक और कलर मतलब कितना बढ़िया होता है, अगर रेड कलर का होता है फिर ब्लैक कलर का होता है, जिसको अच्छे से लिखते हैं। ये y हो जाएगा और मैंने इसको मान लिया है x, तो y इज इक्वल टू, और ये तो कांस्टेंट है भाई, तो ये c हो जाएगा, और ये m की तरह काम करेगा, और ये m निगेटिव है, तो कैसा ग्राफ बनेगा भाई, ग्राफ बनाते हैं। ये पहले इसके बनाते हैं ना, पहले इसका बना लेते हैं, मतलब किसी का ही बना क्या ही पड़ता है, पहले लॉग के का बनाते हैं, आपको समझा देंगे, आप दोनों के लिए कर सकते हैं। ये लॉग के का ग्राफ वर्सेस 1/t का ग्राफ, तो दिखाई दे रहा है क्या आपको, नहीं नहीं दिखाई दे रहा, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर आप दिखाई दे रहा लॉग के का वर्सेस 1/t का ग्राफ थी, ये x है ये y है, और ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बनेगा, तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा जिसका स्लोप निगेटिव है, और ये क्या है इसका नाम, इंटरसेप्ट ये c है, ये है, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट ये हो जाएगा और स्लोप निगेटिव है, तो कुछ इस प्रकार बनेगा ना भाई। तो और इसका इतना वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, लॉग ए वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का लॉग ए हो जाएगा, और इसका स्लोप क्या देगा, इसका स्लोप देगा भाई, इसका स्लोप देखो ये निगेटिव में दिया हुआ है, भी निगेटिव में स्लोप दिया हुआ है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू ये माइनस ई ए बाई आर, अगर लॉग है तो नीचे में 2.303 भी आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है, ये स्लोप देगा। और अगर अगर एल एन होगा तो यहाँ पर अगर एल एन होगा तब भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर नीचे में 2.303 एल एन में नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन आप उस भाई के डिमांड पर एक लीजिए क्वेश्चन पीवाईक्यू। तो यहाँ पर एक ग्राफ है लॉग लॉग के साथ है, लॉग के साथ, जैसे कि हम लोग यहाँ पे किए थे, लॉग के का ग्राफ है और वर्सेस 1/t का ग्राफ है यार। तो इसके अंदर क्या है ना कि ऑर्डर ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जीज, और ये 2025 का क्वेश्चन है शिफ्ट 1 का। तो किसका एनर्जी ज्यादा होगा, तो यहाँ पर बताया ना भाई, जिसका स्लोप ज्यादा होगा, यहाँ पर बताया ना, हाँ देखो स्लोप ज्यादा होगा, ये दोनों तो कांस्टेंट ही है, जिसका ई ए वैल्यू ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, ये बात आप समझ पा रहे हैं, जिसका ई ए वैल्यू ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। उस तो इसके अंदर देखते हैं सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, मतलब ई ए का वैल्यू सबसे ज्यादा किसका है, मतलब सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, जिसका सबसे ज्यादा स्लोप होगा उसका एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा स्लोप तो हमको दिखाई दे रहा है 2 का है, और 2 के बाद 1 का है, और 1 के बाद 3 का है, आपको दिखाई दे रहा है ये सबसे, ये इस तरह इतना बड़ा ये है, फिर ये तो आपके हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, मतलब आपका तो पता नहीं, पर मेरे हिसाब से तो ए होगा भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा तो 2 का है, फिर 1 का है, फिर 3 का है। तो ये क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, आपने ये तो कर लिया। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन है अभी।
एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड करने के लिए। कुछ कभी कभी जिस तरह इधर ग्राफ दिया हुआ था, इधर कंपैरिजन का दिया हुआ था, कभी कभी आपको निकालने के लिए भी दिया रहेगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन 2022 का 24 जून का, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इसके अंदर देखिए तो क्या है, इसके अंदर है क्या चीज, एल के वर्सेस टी का ग्राफ है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, टी का पावर ऊपर में 10⁻³ है, मतलब वो कांस्टेंट दिया हुआ है क्योंकि किलो जूल में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ही करेंगे। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड करना था, यहाँ पर भी वही काम किया जाएगा। इधर क्या हुआ था, यहाँ से स्लोप आप निकालेंगे और स्लोप निकालने के बाद इससे क्या करेंगे आप, उसको इक्वेट कर देंगे और उसको बराबर रखने के बाद आपको वैल्यू मिल जाएगा। क्योंकि स्लोप यहाँ पर EA/R हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ln में है तो वही रहेगा, EA/R ही रहेगा। तो EA/R को बराबर कर देंगे आप 18.5 के, यहाँ पर माइनस दोनों तरफ माइनस है, माइनस भी खत्म हो जाएगा। EA/R को आप बराबर कर देंगे 18.5 के। R का वैल्यू डाल करके आप सीधा आप एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और PYQ आपने कर लिया, सही है ना। और भी क्वेश्चन है क्या? इस वाले पर तो यही है। नहीं भी अभी और है भाई, अभी और है। जैसे कि एक और क्वेश्चन आप देखिए, इसको आपके साथ ही मैं सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये 2025 का, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और इसका 3 स्टेप्स विद रेट K1 है। यहाँ पर एक केस की बात करते हैं। कभी कभी आपको K दिया रहता है टेम्परेचर T1 पर, तो इसको K1 मान लेते हैं। कभी कभी आपको K2 दिया रहेगा टेम्परेचर T2 पर, K3 दिया रहेगा टेम्परेचर T3 पर, ऐसा कभी कभी दिया रहेगा, मतलब कुछ भी दिया रहेगा, K1 K2 पे दिया रहेगा। ठीक है, अभी 2 का कर लेते हैं, उसके बाद 3 का आपको करना हो तो कर लीजिएगा। 2 का कर लेते हैं। K1 पे T1 दिया, मतलब T1 पर K1 दिया रहेगा, T2 पर K2 दिया रहेगा। तब आपको एक्टिवेशन एनर्जी का कुछ करना होगा, मतलब कुछ लेन देन कुछ होगा, वो करना होगा। ठीक है, तो K1 के लिए क्या आ जाएगा फॉर्मूला, A इंटू ई की पावर माइनस EA/RT। टेम्परेचर T1 पर ये K1 है और एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर क्या EA है। और इसी तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालना रहेगा, मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ A1 होगा, यहाँ पर कुछ A2 होगा, और E की पावर नहीं, यहाँ पर A ही रहता है। ठीक है, E की पावर माइनस EA/RT2। ये जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ना, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं इसको, और इसको कुछ और भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एक मिनट, क्या कहते हैं वो, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं, और भी कुछ कहते हैं। उससे मेरे क्या मतलब, तो K1/K2 का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, K1/K2 क्या हो जाएगा, A1 खत्म हो जाएगा और E की पावर माइनस EA/RT1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा EA2, ये ठीक है 1 के साथ, और ये तो 1 ही रहेगा ना भाई, RT2। दोनों तरफ E1 कॉमन ले लेते हैं। K1/K2 इज इक्वल्स टू ln ले लेते हैं दोनों तरफ। ln लेने के बाद क्या हो जाएगा ना, बहुत आसान हो जाएगा, E भी खत्म हो जाएगा, सीधा इधर कॉमन आ जाएगा और EA/RT2 माइनस EA/RT1। एक और काम कर सकते हैं आप, EA/R कॉमन ले लीजिए, 1/T2 माइनस 1/T1 इंटू में इधर ln K1/K2 हो जाएगा। तो आप ये याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, आप सीधा ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया है, आप इसे देखिए और सॉल्व कीजिए, तो पॉज करके उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन की तरह है, तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और
क्या है, K1 K2 K3 दिया हुआ है मेरे को, जैसा अभी पहले था वैसे ही। और ओवरऑल रेट कांस्टेंट K दिया हुआ है, इज गिवन बाय एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है। और K1 और K2 और K3 का उसमें एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, और एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पर कांस्टेंट था, वहां पर अलग अलग है, यहाँ पर अलग अलग है, मतलब K1 K2 K, लेकिन K को इसमें दिया हुआ, ठीक है। K को K1 और K2 के टर्म्स में दिया हुआ, इस तरीके से दिया हुआ है, K1 इंटू में K2 इंटू में K3 दिया हुआ, ऐसे यही है K1 इंटू K3 अपॉन में K2 दिया हुआ। और सबका एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ, ठीक है। K1 का 60 है, K2 का 30 है, K3 का 10 है। और ओवरऑल एनर्जी निकालना है, ओवरऑल एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो K को कैसे लिख सकते हैं भाई, A इंटू E की पावर माइनस ओवरऑल वाला E है, ठीक है। ओवरऑल वाला E है बटे में RT, और कांस्टेंट टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा भाई। 1/2 ln ले लेते दोनों तरफ, ठीक है। ln ले ले क्या, हाँ ले लिया भाई, ln ले ले। और एक और काम है, ln ले लेते हैं, ठीक है। पहले ln ले लिया, ln ए प्लस ऐसे रख देते हैं, पहले ln ले ही लेते हैं, ठीक है। तो ये ln ए माइनस ऑफ ई ए बाई ln लेने से कोई फायदा नहीं, और काम कर सकते हैं आप, देखिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और इसको पावर में हाफ रहेगा सबका, ठीक है। तो K1 को कैसे लिखते हैं भाई, A1 इंटू में E की पावर माइनस EA1 बाई RT इंटू में है ये A2 को लिखते हैं, फिर E के पावर माइनस EA2, E2 का नहीं यार 3 का है, अपॉन में R2, नीचे में क्या हो जाएगा भाई, A2 हो जाएगा, E के पावर माइनस EA2 बाई RT हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन जब आता है ना, तो एक दिमाग आपको लगाना होगा कि जो A1 A3 और A2 और ये जो है ना, ये एक अलग सा कांस्टेंट वाला टर्म है। और ये जो एक्सपोनेंशियल वाला है ना, ये एक्सपोनेंशियल को स्क्वायर से लिखते हैं, स्क्वायर से, क्योंकि रेड कलर तो है नहीं। आप इसको सीधा इक्वेट कर सकते हैं। तो आप इक्वेटिंग एक्सपोनेंशियल को इक्वेट कीजिएगा, तब आपको क्या मिल सकता है भाई, EA बाई RT इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A1 बाई RT माइनस ऑफ EA3 बाई RT प्लस ऑफ EA2 बाई RT, ठीक है। RT सब तरफ से घटा दो भाई, और इधर माइनस को इधर भेज दो, तो EA1 प्लस EA3 माइनस ऑफ EA2 हो जाएगा। और EA1 का वैल्यू है 60, और EA3 का वैल्यू क्या है, EA3 का वैल्यू 30 है, और EA3 का वैल्यू 30 है, नहीं तो EA3 का वैल्यू 10 है, और EA2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, सिंपल। तो 60 10 70 में से 30 गया 40 इज द करेक्ट आंसर। ये का वो देखें तो आंसर 40 सही है ना भाई। 103 है ना, 103 का 40, 103 20 है बे, ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़, हाँ गड़बड़ तो हो गया ना भाई। सभी का पावर हाफ है ना भाई, इधर सभी का पावर हाफ है, 1/2 है, सभी का पावर 1/2 है। तो ln लेने के बाद ही आप कर सकते हैं, गड़बड़ कर दिया ना भाई। ln ले लीजिएगा, ln लेने के बाद क्या होगा ना कि हाफ पावर बाहर, देखो सबके पावर रूट है, ठीक है, सभी के अंदर रूट है। ln नहीं लेने के बाद भी हो सकता है, सबके ऊपर रूट, ऐसे रूट लगा दिया, तो इधर इसके साथ रहेगा, इधर 1/2 के साथ रहेगा, तो 1/2 रखते हैं, सभी की तरफ 1/2 हो जाएगा, इधर भी 1/2 हो जाएगा, और ये 20 वैल्यू आ जाएगा इसका। इसी तरीके से इसी पैटर्न पर सेम टू सेम इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन आया था 2024 के अंदर। ये क्वेश्चन को देखिए आप, यहाँ पर कुछ ऐसा बॉक्स बना के दिया हुआ, K1 दिया हुआ, K2 दिया, K3 भी दिया हुआ है, और सभी का K1 पे K2 पे दिया हुआ है उसका एक्टिवेशन एनर्जी, और K फाइनल पे भी दिया हुआ, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी भी दिया हुआ, बस आपको K3 निकालना है। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर आप एक्सपोनेंशियल वाले को इक्वेट करके आप निकाल सकते हैं। और एक और क्वेश्चन है, ये 2024 में आया है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, बिल्कुल यहाँ पर उधर रूट में दिया हुआ था, इधर रूट में नहीं दिया हुआ, इधर और इधर K2 इधर K3 में चेंज बदला हुआ, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं आप, ये भी क्वेश्चन कर सकते हो 27। और अब आते हैं किस चीज़ पर, और अब आते हैं कैटेलिस्ट पर। तो ये रहा कैटेलिस्ट, ऐसे लिखते हैं ना भाई, स्पेलिंग में गलती हो गया तो हो गया। तो सबसे पहले वो वाला ग्राफ बनाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी और ये प्रोग्रेस
ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का। तो कभी कभी हम ऐसा बना लेते हैं, पहले उधर बनाए हुए थे तो एनर्जी क्या था भाई, एक मिनट देखने दो, इधर बनाए थे तो प्रोडक्ट का एनर्जी कम था, रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा था, और इधर क्या कर लेते हैं ना कि इसका एनर्जी कम कर लेते हैं और इसका एनर्जी ज़्यादा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं यार। तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट का एनर्जी है ये, और ये प्रोडक्ट का एनर्जी है ये, और डेल्टा एच पता है आपको क्या होता है क्या, डेल्टा एच पे रुकते हैं। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट होगा उसको प्रोडक्ट में बदलने के लिए इतना बड़ा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। इस पहाड़ को क्या कहते हैं भाई, इस पहाड़ को कहते हैं वही थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इसको कितना एनर्जी चाहिए कि वो पहाड़ पे चढ़ जाए, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ई कहते हैं। और ये जो है ना ये फॉरवर्ड वाला है, ये ई फॉरवर्ड वाला है। और ये जो है ना ये यहाँ से यहाँ तक का ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है, लेकिन ये बैकवर्ड वाला है। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं। और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है इसको, ठीक है, इसको कह देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको पता नहीं कौन से नाम से, मतलब कैसा होता है ना, जैसे कि ये है तो इसके लिए क्या होगा वो पता नहीं मेरे को, थ्रेशोल्ड एनर्जी है इसके लिए, ठीक है। तो एक और टर्म डिफाइन करते हैं डेल्टा एच को। डेल्टा एच होता है ना ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड होता है। तो यहाँ पर देखो तो ई ए ज़्यादा है ना भाई, और यहाँ पर ई ए क्या क्या है, कम है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। डेल्टा एच अभी कैटलिस्ट पे हम लोग नहीं आए हैं, ठीक है, कैटलिस्ट पे बात करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा उससे पहले जो थोड़ा होता है ना बेस बनाना होता है वही बना रहे हैं। तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना कि हम इसको हीट दे रहे हैं, तो ये एंडोथर्मिक है, जिसको हम हीट देते हैं और तब वो रिएक्शन करता है। जहाँ पर देखो इसका रिएक्टेंट का एनर्जी कम था, यहाँ पर ज़्यादा है, तो हम इसको हीट दिए तभी इसका एनर्जी बढ़ा, मतलब ये टेम्परेचर बढ़ा है। डेल्टा एच पॉजिटिव आया है। और जब डेल्टा एच निगेटिव आएगा कब आएगा, जैसे इससे पहला रिएक्शन था तो वहाँ पर ई ए बैकवर्ड जो था वो कम था, ज़्यादा था, और ई ए फॉरवर्ड कम था, जिसकी वजह से डेल्टा एच निगेटिव आया था। और जब डेल्टा एच निगेटिव आता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये बात आपको बता दिया। और आज बात करते हैं कैटलिस्ट का। तो कैटलिस्ट क्या करता है ना कि एक दो तरह का कैटलिस्ट होता है, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक नेगेटिव कैटलिस्ट। वैसे नेगेटिव कैटलिस्ट तो अभी तक कभी भी क्वेश्चन आया नहीं भाई, जी का बिल्कुल मतलब कभी नहीं आया है, नहीं जी एडवांस में नहीं, जी मेंस में कभी नहीं आया है। पॉजिटिव कैटलिस्ट का ही हमेशा आया है, जब भी आया है तो और पॉजिटिव कैटलिस्ट के अंदर ये है ना कि वो क्या करता है ना कि रिएक्शन को फास्ट कर देता है। और रिएक्शन को फास्ट करने के लिए ना कई लोग ये कहते हैं ना कि ये ऐसा बना देता है, ये इसको इतना चढ़ना था नहीं है, इसको इतना चढ़ना था, तो ये क्या करता है ना, ये इतना ही चढ़ाता है इसको, ये इसको इतना ही चढ़ाता है, ये इसको इतना ही चढ़ाया। ये जो पहाड़ था ना ये कम कर दिया है। एक और करे मतलब कितना साफ साफ दिखाता यार। और ये एक्टिवेशन एनर्जी पहले ज़्यादा था और अब इसको कम कर दिया है, ये ई ए फॉरवर्ड डैश और ये ई ए बैकवर्ड डैश, तो ये कम कर दिया है। तो कई लोग इसमें इसको देख ग्राफ को तो सही लिखे हुए हैं, और कई लोग कहते हैं ना कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी जो था ना पहले इतना बड़ा था और अब कह रहे हैं क्या इसको इतना कम कर दिए, इतना कर दिए हैं। तो वो कहते हैं कि कैटलिस्ट ये करता है ना कि थ्रेशोल्ड एनर्जी को वो घटा देता है। कई लोग ये कहते हैं, मैंने अपने कानों से सुना, अपने आंखों से देखा है, लेकिन ये गलत है। ऐसा कैटलिस्ट नहीं करता है, किसी भी रिएक्शन के साथ कैटलिस्ट ऐसा नहीं करता है कि वो रिएक्टेंट वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम कर दे, ऐसा नहीं करता कैटलिस्ट। कैटलिस्ट करता ये है, जैसे कि आपको समझाता हूँ कि थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, जैसे मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे कि मैंने एक पहाड़ को डिफाइन, मतलब मैं एक बड़ा सा पहाड़ है, ठीक है, मान लेते हैं 100 मीटर का पहाड़ है। तो हमको पहाड़ पार करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर इसको पार करने के लिए इतना बड़ा चढ़ना पड़ेगा, उसी तरह उस हमको पहाड़ पारने के लिए उसको 100 मीटर को चढ़ना पड़ेगा। और कैटलिस्ट क्या काम करेगा, कई लोग कहते हैं कैटलिस्ट 100 मीटर का पहाड़ है ना, तो वो घटा करके उसको 50 मीटर का पहाड़ कर देगा। ये काम नहीं करता है। जैसे यहाँ पर ऐसा है ना, तो ग्राफ तो सही है, लेकिन इसको समझने का तरीका गलत है उनका। बल्कि कैटलिस्ट ये करता है, जैसे कि आप मान लीजिए उसको 30 मीटर का कर दिया है, तो 30 मीटर पर ये होता है ना कि हम 30 मीटर चढ़े हैं और कैटलिस्ट एक छेद कर दिया, उसके अंदर ना एक रोड बना दिया है। कैटलिस्ट क्या करता है ना कि वो पाथवे देता है, एक नया पाथवे प्रोवाइड करता है आपको। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। कैटलिस्ट एक
पाथवे प्रोवाइड करता है आपको, जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है। क्योंकि देखो भाई, इतना पहाड़ चढ़ना था तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, और इतना ही चढ़ना है तो उसको कम टाइम लगेगा, तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी इतना ही चाहिए। तो जिसकी वजह से ज़्यादा, और एक्टिवेशन एनर्जी जितना जो सबसे पहला जो मैंने बोला था कि एक मेरे पास कुछ है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, उसका जितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाए उसको, कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार कर सके, उसका जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्शन करेगा ना, और उतना ही ज़्यादा रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा यार। तो कैटलिस्ट यही करता है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी उसको कम लगाना पड़ता है। पहले इतना था तो पहले अब इतना हो गया है, पहले बैकवर्ड में इतना था तो अब कम हो गया है। तो उसके लिए जो डिफाइन करते हैं ना डेल्टा एच कैटलिस्ट के लिए, डेल्टा एच कैटलिस्ट के लिए, ठीक है, फॉर कैटलिस्ट, उसके लिए क्या हो जाएगा, ई ए फॉरवर्ड वाला ही रहेगा लेकिन डैश वाला, और ई ए बैकवर्ड ही रहेगा और लेकिन डैश वाला। तो इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर फिर से के को डिफाइन करते हैं। के तो क्या था, ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी था, ये था विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। और फिर से मैंने के को डिफाइन किया के कैटलिस्ट के साथ, वो क्या हो जाएगा भाई, वो उसका भी यही रहेगा लेकिन वहाँ पर क्या चेंज आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी में ये ई ए डैश हो जाएगा, बपन में आर टी हो जाएगा, ये हो जाएगा विद कैटलिस्ट, ये के विद कैटलिस्ट। तो इस दोनों का ना रिलेशन पता करना होता है, मतलब कई बार क्वेश्चन में आता है कि इसका अगर आपको रिलेशन मालूम होगा तो क्वेश्चन का आप इसी तरीके से जल्दी कर पाएंगे। तो क्या करते हैं ना, इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर में के कैटलिस्ट को रखते हैं और नीचे में के को रख दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ का ई कट जाएगा, फिर ई ए माइनस ऑफ ई ए डैश बाई आर टी, फिर प्लस ऑफ ई ए बाई आर टी। और अगर दोनों तरफ एल एन ले ले तो क्या हो जाएगा भाई, एल एन के कैटलिस्ट बॉन्ड में के बराबर क्या हो जाएगा भाई, ई ए डैश बाई आर टी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आर टी कॉमन ले लीजिए और ई ए माइनस ऐसा कर ही लेते हैं, ठीक है। 1 बाई आर टी कॉमन ले लिया, ई ए माइनस ई ए डैश, तो ये आपके पास इक्वेशन मिल गया। जब के कैटलिस्ट और के का कुछ पूछे या फिर एक्टिवेशन एनर्जी इसका दिया हो और ये दोनों दिया हो, अगर आपको ये निकालना हो तो आप ये कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, एकदम मस्त क्वेश्चन है भाई। और डेल्टा एस मालूम है ना क्या होता है भाई, डेल्टा एस ये होता है ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। और एक और बात आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप पहले एक क्वेश्चन को कर ही लो, उसके बाद दिखाता हूँ आपको एक क्वेश्चन एकदम बढ़िया सा दिखा रहा है। एक मिनट रुक जाओ, देख लीजिए। किधर गया भाई, तो मेरे को आपको तो सामने में दिखा दिया होगा, मेरे बुक में ढूंढना पड़ता है ना भाई, बुक में अब किधर मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा। हाँ मिल गया। कौन सा था, हाँ 115 नंबर देखिए। यहाँ पर डेल्टा एच फॉरवर्ड दिया हुआ था मेरे को, तो डेल्टा एच फॉरवर्ड का मतलब पता है ना भाई, डेल्टा एच दिया हुआ था ई फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी माइनस एक्टिवेशन एनर्जी इनिशियल दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे क्या, हाँ खुद से करिएगा, आप कर लीजिए खुद से, ठीक है। फिर नहीं साथ में कर ही लेते, क्योंकि आपको रहेगा काम जोड़ सकते में, हमको तो मन नहीं कर रहा क्योंकि 35 मिनट से लगातार बैठे हुए ना, पिछवाड़े में दर्द हो गया। तो डेल्टा एच फॉरवर्ड दिया हुआ है। और एक और काम क्या कह रहा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द अनकैटालाइज्ड फॉरवर्ड रिएक्शन इज, एक्टिवेशन एनर्जी मेरे को दिया हुआ, और ये क्या है जो दिया हुआ है ना, वो कितना दिया हुआ, 300 किलो जूल दिया हुआ, पर मोल भी दिया हुआ है, हाँ पर मोल दिया हुआ, मोल इनवर्स ये दिया हुआ। ये एक्टिवेशन एनर्जी है जब अनकैटालाइज्ड, ये फॉरवर्ड वाला है, ठीक है, फॉरवर्ड वाला है, और अनकैटालाइज्ड वाला है, अनकैटालाइज मतलब विदाउट कैटालाइज्ड वाला है, ठीक है, रिएक्शन के अनकैटालाइज्ड वाला है। ये एक्टिवेशन एनर्जी मेरे को दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, दिखाई तो दे रहा ना।
और ये कह रहा है ना कि व्हेन द रिएक्शन इज कैटालाइज्ड कीपिंग द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन सेम रहेगा, ठीक है। द रेट ऑफ द कैटालाइज्ड फॉरवर्ड रिएक्शन, और रेट ऑफ द, मैंने रेट को डिफाइन किया कैटालाइज्ड वाला है, ठीक है, ये कैटालाइज्ड वाला है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैटालाइज्ड, सी से लिख देता हूँ, कैटालाइज्ड फॉरवर्ड रिएक्शन एट कुछ टेम्परेचर दिया हुआ है, इज़ फाउंड टू बी सेम, ये बराबर है एज दैट ऑफ अनकैटालाइज्ड वाला, ये रेट बराबर है और ये अनकैटालाइज्ड वाला है। रिएक्शन एट टेम्परेचर अलग अलग होने पर ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द कैटालाइज्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन बताना है। तो कैटालाइज्ड फॉरवर्ड का मेरे को दिया हुआ है, तो कैटालाइज्ड फॉरवर्ड के लिए लगाते हैं पहले इक्वेशन। तो रेट क्या होता है भाई, के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए, और कंसनट्रेशन ऑफ ए में तो कोई लफड़ा नहीं है ना भाई, क्योंकि यहाँ पर तो दे दिया है कंसनट्रेशन दोनों का सेम ही है, तो कंसनट्रेशन दोनों तरफ सेम है तो दोनों कट जाएगा, तो बस के का लफड़ा है, तो के सी वाला और के अनकैटालाइज्ड वाला। तो के सी वाले को कैसे निकालते हैं भाई, के सी बराबर होता है ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, और ये फॉरवर्ड वाला है, ठीक है, ये फॉरवर्ड वाला है। और टेम्परेचर यहाँ पर दिया हुआ है हमको, टेम्परेचर दिया हुआ है मेरे को, बिल्कुल सही दिया हुआ, और यहाँ पर भी ए T1 लिख देते हैं, जो कि कितना डिग्री सेल्सियस है अभी देख लेते हैं कितना है, और यहाँ पर ए ही रहेगा भाई क्योंकि वो कांस्टेंट है, माइनस ऑफ ई ए, ये बैकवर्ड के लिए क्या था, फॉरवर्ड के लिए था ना, अनकैटालाइज्ड वाला रिएक्शन का, सेम दैट ऑफ अनकैटालाइज्ड रिएक्शन एट डिग्री सेल्सियस। अबे यार, हाँ फॉरवर्ड के लिए होगा, फॉरवर्ड के लिए लगा सकते हैं भाई, तो ऐसे कैसे लगा देंगे R2 पर, ठीक है। ये दोनों खत्म हो जाएगा और दोनों ई की पावर वाले को क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, तो माइनस वाले भी खत्म हो जाएगा। तो ई ए फॉरवर्ड वाला अपॉन में R भी खत्म हो जाएगा, T1 इज इक्वल्स टू ई ए फॉरवर्ड वाला है लेकिन अनकैटालाइज्ड वाला, इधर कैटालाइज्ड वाला, ये सी कैटालाइज्ड वाला है, याद रखना, इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला कैटालाइज्ड, इधर वाला अनकैटालाइज्ड, अपॉन में T2 हो जाएगा। तो ये इसके लिए दिया हुआ है ना भाई, अनकैटालाइज्ड वाले के लिए तो दिया, फॉरवर्ड के लिए कितना दिया हुआ, 300 दिया हुआ, 300 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है, दोनों तरफ किलो ही में लगाना, इसलिए कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि 10 to the power 3 दोनों से कट जाएगा। T2 कितने में दिया हुआ है, और ये अनकैटालाइज्ड वाला तो उसका उसी का टेम्परेचर लेना पड़ेगा, वो भी केल्विन में, अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है तो 327 केल्विन है, तो 327 केल्विन में क्या करना पड़ेगा भाई, 273 केल्विन जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा ना, 73 अच्छे 70 अच्छे 80 से 100, तो 300 फिर 300 600, ये अपॉन में 600 हो जाएगा ना। और ये फॉरवर्ड मेरे को निकाल लेते हैं, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, टेम्परेचर कितना दिया हुआ भाई, ये दिया हुआ 27 डिग्री सेल्सियस, तो 300 केल्विन हो जाएगा ना, 300 हो जाएगा ना, 273 प्लस 27 300 हो जाएगा। तो ये फॉरवर्ड निकल गया ना ऑफ द कैटालाइज्ड वाले का, ये कितना हो जाएगा, 300 300 900 अपॉन में 600, ये दोनों खत्म हो जाएगा, 3 2, तो ये फॉरवर्ड वाला कितना हो जाएगा भाई, 150 हो जाएगा। और लेकिन मेरे को क्या रिपोर्ट करना, मतलब क्या आंसर देना, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द कैटालाइज्ड बैकवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड वाला है लेकिन डेल्टा एच तो दिया हुआ भाई, डेल्टा एच कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ, जो कि बराबर किसके होगा, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड का, तो ये फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड का, वो तो नहीं आ गया भाई, 2 बज रहा, बैकवर्ड वाला है, ठीक है। तो बैकवर्ड वाला इधर ले आएंगे तो 150 माइनस 20 कितना हो जाएगा भाई, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, तो मतलब 130 हो जाएगा, 120 130 हो जाएगा। तो आंसर देख लेते हैं यार, मतलब आंसर देखेंगे, मेरे को याद है यार, इतना ही आता क्योंकि पहले भी सॉल्व किए हैं हम, ठीक है। तो और क्या कुछ करना है और कुछ, हाँ आपके जो क्वेश्चन मेरे पास है भाई, हाँ एक और ग्राफ वाला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये तो दिखा है ना भाई, ग्राफ तो दिखा दिया मैंने, तो इसमें आपको ग्राफ तो याद है ना, मैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन यार, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ग्राफ दिया हुआ, देख लो यार। ऑप्शन ए को देखते हैं, ऑप्शन ए क्या है, विदाउट कैटलिस्ट बोल रहा है मेरे को पहाड़ ज़्यादा चढ़ना पड़ेगा, तो ये तो ए तो नहीं हो पाएगा भाई। बी क्या है, बी में कह रहा है विदाउट कैटलिस्ट मेरे पास छोटा सा पहाड़ है और विद कैटलिस्ट मेरे पास एक बड़ा सा पहाड़ है, तो बी तो सही लग रहा है भाई, हाँ बी सही है भाई। बाकी सी और डी तो भाई वैसा ग्राफ ही नहीं है हम लोगों के पास, तो बी इज ग्रेटर देन 109 का बी देखते हैं, इसका आंसर देखना पड़ेगा। 109 का बी, 109 का ए दिया हुआ, अबे
ओ भाई गलत देख लिया यार। देख ऊपर में जो दिया हुआ ना विदाउट कैटलिस्ट में एक बड़ा सा पहाड़ दिया हुआ है, हम गलत पढ़ लिए थे। और विद कैटलिस्ट में छोटा सा पहाड़ दिया हुआ है, तो यही आंसर होगा भाई। और क्वेश्चन है मेरे पास 110 नंबर, देखिए आप इसको आप कर सकते हैं ना भाई। बिल्कुल एक टी टेम्परेचर पर एक के दिया हुआ है, दूसरे टेम्परेचर पर के दिया हुआ है, के ही दिया हुआ है ना, के दिया हुआ है। और आपको एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करना है, बिल्कुल सेम टू सेम आप यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, यही सर बताया था। K1 पे ये दिया हुआ, K2 पे दिया हुआ, बिल्कुल आप यहीं पे एक बार करके देखते ना, मेरे से भी होता है कि नहीं होता देख लीजिए। ln ऑफ K1/K2 है ना, K1/K2 मतलब मैं इसको पहले वाले को K1 मान लेते हैं, तो 0.03 तो 3/5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू EA/R। मेरे को E ही निकालना है भाई, R हो जाएगा 1/T1। टेम्परेचर कितना भाई, पहला वाला 200 है, -1/300 है। ये करके देखिए कि हमसे हो पाएगा ये। ln3 - ln5 सब कुछ तो दिया हुआ है, तो ln3 - ln5 कितना हो जाएगा भाई, ln3 - ln5 कितना हो जाएगा 0.48। यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, ऐसा बोला कि कुछ यहाँ पे दिया हुआ है 0.48 माइनस ऑफ 0. कितना हो जाएगा भाई, ln3 - 0.5 माइनस ऑफ वैल्यू आएगा, माइनस ऑफ कितना आएगा 70 में से 48 बढ़ जाएगा, 20 से 50 हो जाता है, तो 22 हो जाएगा ना, 22, हाँ 22 0.22 इज इक्वल्स टू EA/R का वैल्यू 8.3 ले लेंगे, जूल में ही देना, 8.3 रह जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 600, 200 ही कितना 3 से कटता है, ये 302 बार में कटता है, 302 एक कट जाएगा। तो ये का वैल्यू क्या निकल जाएगा भाई, ये का वैल्यू निकल जाएगा 600 इंटू में ये कहला मटा यार 8.3, 600 इंटू 8.3 इंटू में 0.22 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा करके देखें क्या, 0.22 है ना, दोनों जो कटाते हैं दोनों खत्म हो जाएगा। तो 6 इंटू 8.3 इंटू में 22 है, इसे 22 के फॉर्म तो मेरे को याद होना चाहिए भाई, छोड़ देना पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 6 इंटू 8 76 का 6 का 6 22 8 कितना होता है, 20 8 कितना होता है, 20 8 160 होता है, 160 में से 16 जोड़ देंगे 176 हो जाएगा। तो 76 में से 72, 76 में से 82 हाथ में लग गया 18 क्यों रहेगा भाई, सीधा ऐसे लिख देते हैं ना, फिर एक के बाद है इससे मल्टीप्लाई 36 से हाथ में लग गया 3, 14 12 12 3 15 5 हाथ में लग गया 1, 6 8 48 से 49 का 9 हाथ में 1, ये सही है क्या भाई 295 सही है ना भाई, 295 कैसे 182 था ना भाई, 182 था ना भाई, ये गलती हुआ कहीं पे। 3 छोटा 1 छोटा 9 हाथ में लग गया 4 है, 6 का 6 6 4 6 4 10 1095 अभी क्या हो रहा है यार, छोटा 4 6 का 6 6 10 सही है ना 182.6। देखिए इसका आंसर क्या है, कितना नंबर 110 नंबर है ना, 2520 है भाई। देख लेना यार कहीं कैलकुलेशन में गलती हो गया है, ऐसे मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ। तो 1010 ऐसे कुछ आंसर है, 2520 आंसर है यार, ख़त्म करते हैं भाई, 2520 आंसर है, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पर ला करके दिखा देता हूँ कितना नंबर था ये 110, ये देखिए 110 नंबर, वही काम किया गया है। K3 अपन में इतना है, 1/2 मैंने बिल्कुल वैल्यू पुट किया और कर दिया है सॉल्व। लेकिन हम गलती कहाँ कर रहे हैं भाई, ln लिए हैं, तो ln का वैल्यू दिया था ना उसमें लॉग में, अबे लॉग में दिया हुआ था भाई, वो लॉग का था, वह हम ln में लगा दिए हैं, इसी वजह से गलती हो गया है। समझ रहे हैं आप क्या गलती की है यहाँ पर, ln3 - ln5 के, बल्कि वो जो वैल्यू हम पुट किए हैं ना वो लॉग का था, इसी वजह से कैलकुलेशन में गलती होगी, आप सही कर लीजिएगा। तो इतना ही पे एंड करें क्या, और भी क्वेश्चन आपको करना है दिखा दूँ तो आपको दिखाता हूँ आपको, और क्वेश्चन करना है तो हाँ क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, वैसे ही क्वेश्चन है ये। द एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे दिया हुआ है, एक एक्टिवेशन एनर्जी, दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, और रेशियो बताना लोगरिथमिक के साथ, रेट्स के साथ कैसे रेशियो हट जाएगा, तो फिर बस के ही के रेशियो बताना, बिल्कुल सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, मतलब यही लगेगा, पैटर्न यही है, ये भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। और इतना ही एंड करते हैं यार, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया भाई, चलते हैं, बाय बाय।